जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी सत्यापन। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है मोहनजोदड़ो। इस वीडियो से पहले, इस टॉपिक से पहले हमने आपसे बात की थी हड़प्पा स्थल की। उससे रिलेटेड जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते थे उनको आपके साथ हमने डिस्कशन किया था। तो आज हम आपसे डिस्कशन करेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो से रिलेटेड जितने भी प्रकार की आपके साक्ष्य मिले हैं, इसकी खोज किसके द्वारा की गई है, इस स्थल के उत्खननकर्ता कौन है, और यह स्थल इस समय या प्रेजेंट समय में किस स्थान पर पड़ता है, यह किस नदी के किनारे पड़ता है, इन सभी क्वेश्चनों के साथ स्टार्ट करते हैं हम। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक बहुत ही अच्छा स्थल माना जाता है। यह स्थल मोहनजोदड़ो काफी विशाल नगरों में से एक है। इस स्थल की खोज रखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 में की गई। ये मोहनजोदड़ो नाम एक सिंधी भाषा का नाम है। मोहनजोदड़ो को हम सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहते हैं, इसलिए इसका एक नाम मृतकों का टीला भी आपने पढ़ा होगा, और जिसको हम भूतों का टीला भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो के अन्य उपनाम भी हैं, जैसे मृतकों का टीला हो गया, जिसको भूतों का टीला भी कहते हैं। दूसरा एक नाम है इसका चैत्यों का नगर, चैत्यों का नगर, ठीक है। तीसरा एक नाम पड़ता है सिंध का द्वार। इन नामों से भी इसको जानते हैं। इस स्थल की खोज 1922 में की गई। कब की गई? 1922 में, जो कि आपसे बार बार पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई, तो आपको याद रखना है 1922 में। किसके द्वारा की गई? तो इस स्थल की खोज रखालदास बनर्जी के द्वारा की गई, ठीक है, जो कि हम यहाँ पर नोट करते हैं। तो देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई? तो याद रखना है रखालदास बनर्जी। कब की गई? अभी बताया, 1922 में, ठीक है। इस स्थल को इस समय कहां पर देखा जाता है? तो आपको दो तीन चीज याद रखनी है। अगर देश पूछा जाता है तो क्या है आपका? पाकिस्तान। पाकिस्तान के किस प्रांत में है? तो जो आपका प्रांत है उसको हम बोलते हैं सिंध। तो ये सिंध प्रांत पर है। और सिंध प्रांत के किस जिले में है? तो जिले की बात की जाएगी, जो जिला है वो आपका लरकना जिला है, लरकने जिले में है। तो अभी तीन चीजें हमने देखी, क्या कि मोहनजोदड़ो, इसकी खोजकर्ता कौन है? तो रखालदास बनर्जी। कब की गई? तो 1922 में। और यह स्थल कहां पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक लरकना जिले में है। इसको हम किस नामों से जानते हैं? तो एक नाम हो गया आपका मृतकों का टीला, दूसरा हो गया आपका सिंध का द्वार। सिंध का द्वार से मतलब यहाँ यह है कि जो सिंध प्रांत है, मोहनजोदड़ो को उस सिंध प्रांत का द्वार कहा जाता है। मतलब द्वार का मतलब आप जानते होंगे कि किसी चीज में प्रवेश करने का। तो जब सिंध प्रांत में हम प्रवेश करते हैं, अगर हड़प्पाई स्थलों की बात की जाए, तो हम सिंध प्रांत को उसका द्वार मानते हैं, इसलिए इसको सिंध का द्वार भी कहा जाता है। तीसरा इसका नाम मिलता है चैत्य का नगर। अब चैत्य का नगर यहाँ पर शिलालेख हो गया, तो चैत्य या स्तूपों का नाम है चैत्य का नगर, ठीक है।
तो स्तूप का नगर इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर, आप यहाँ पर ब्रैकेट में देख लीजिएगा, यहाँ पर कनिष्क निर्मित एक चैत्य मिला था और इस कनिष्क निर्मित चैत्य के कारण ही इसको हम चैत्य का नगर भी कहते हैं। तो अभी हमने देखा कि इसके खोजकर्ता कौन हो गए, राखालदास बनर्जी। दूसरा, इसको खोजा कब गया, तो 1922 में। और यह स्थल कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरदना जिले में है। और इसको किन नामों से जानते हैं, मृतकों का टीला या इसको भूतों का टीला भी कहते हैं। दूसरा हमने क्या बताया, इसको सिंध का द्वार भी कहते हैं। और तीसरा किस नामों से जानते हैं, तो चैत्य का नगर या स्तूपों का नगर भी कहते हैं। यह स्थल जो है मोहनजोदाड़ो, तो इसके उत्खननकर्ता कौन कौन है, इसके उत्खननकर्ता से पहले हम बात कर लेते हैं इसका शाब्दिक अर्थ। तो इसका शाब्दिक अर्थ, इसका जो शाब्दिक अर्थ है उसको मृतकों का टीला ही कहते हैं, मृतकों का टीला। अभी मैंने आपको बताया था कि मोहनजोदाड़ो एक सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मीन्स जहां पर मृतकों की लाशें या फिर उनके नरकंकाल जो भी हैं वो मिल के एक क्या बना ले, ढेर बना ले। तो इन ढेरों का ही नाम दे दिया गया मृतकों का टीला, और जिसको हम सिंधी भाषा में क्या कहते हैं, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, तो शाब्दिक अर्थ हो गया। अब बात करते हैं इसके उत्खननकर्ता पर। उत्खननकर्ता, मोहनजोदाड़ो के जो उत्खननकर्ता है वो 3 है। नंबर 1, जिन्होंने इसकी खोज की वही इसके क्या हो गए, उत्खननकर्ता, जिनका नाम क्या है, राखालदास बनर्जी। दूसरा इसका नाम है मैके। तीसरा डेल्स, मैंने शॉर्ट में इनका नाम लिख दिया, राखालदास बनर्जी, तीसरा मैके और चौथा डेल्स। मैके का पूरा नाम है JH मैके और डेल्स का नाम है JF मैके। ठीक है, JF डेल्स। ठीक है, मैके का नाम JH मैके और डेल्स का JF डेल्स। इन उत्खननकर्ता की एक हम छोटी सी ट्रिक है, तो क्या लिख सकते हैं ट्रिक में, हम उत्खननकर्ताओं की ट्रिक लिख सकते हैं, बनर्जी मैके डे में कई। बनर्जी मीन्स राखालदास बनर्जी, मैके मीन्स JH मैके और डे मीन्स JF डेल्स। ठीक है, तो नाम याद रखो, मैके से याद रखना, वैसे JH मैके नाम है इनका और JF डेल्स पूरा नाम इनका JF डेल्स है। ठीक है, अब हम बात यहां पर कर लेते हैं इसकी नदी की। तो मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे है, हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। मोहनजोदाड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे है और किस तट पर है, तो ये तट आपको याद रखना है जो कि दाएं तट पर है, दाएं तट पर है। ठीक है, अभी एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं,
मोहनजोदाड़ो की खोज राखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 में की गई। कब की गई? 1922 में की। किसने की? राखालदास बनर्जी ने की। इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो अभी बताया कौन है? बनर्जी मैके डे में गई। तो बनर्जी से राखालदास बनर्जी, मैके मीन्स JH मैके और डेल्स मीन्स JF डेल्स। तो ये तो इसके उत्खननकर्ता हो गए। ये कब की गई? 1922 में की। इसके उपनाम क्या है? तो इसको मृतकों या भूतों का टीला के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्या? इसको सिंध का द्वार कहा जाता है। तीसरा, इसको हम चैत्य का नगर कहते हैं, इतना याद रखो। ये किस नदी के किनारे है? तो यह सिंधु नदी के दाएं तट पर है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वही भी क्या होता है? मृतकों का टीला। तो अगर आपसे पूछा जाए मोहनजोदड़ो कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये भाषा कौन सी है? सिंधी भाषा का शब्द है। और यह सिंधु शब्द का एक बड़े नगरों में से एक नगर माना जाता है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर नोट कर रखा है। अगर आपसे पूछे कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में है। किस प्रांत पर है? सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत के किस जिले में है? तो लड़कना जिले में है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कनिष्क के द्वारा निर्मित चैत्य कहाँ पर मिला है, तो कनिष्क के द्वारा निर्मित चैत्य कहीं और नहीं, मोहनजोदाड़ो में ही मिला है, जिसके द्वारा इसको हम चैत्य का नगर भी कहते हैं या स्तूप का नगर भी कहते हैं। तो आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये इसका क्या हो गया? एक रूपरेखा हो गई। अब आगे हम क्या बात करेंगे? इसकी विशेषताओं में मोहनजोदाड़ो से किस किस विशेषताओं की हम चर्चा करेंगे, यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, इनके बारे में अभी आपसे डिस्कशन करते हैं। तो पहले क्या करिएगा? आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको स्लाइड दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम बात करते हैं मोहनजोदाड़ो की विशेषताओं के बारे में और उनके साक्ष्य के बारे में। उनके साक्ष्यों को ही हम मोहनजोदाड़ो की विशेषताओं को देखते हैं। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो से हमें बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। जैसे मोहनजोदाड़ो से हमारे लिए बहुत बड़ी यानी कि सबसे बड़ी या चौड़ी ईंटों का साक्ष्य भी हमें मोहनजोदाड़ो से मिला है। मोहनजोदाड़ो से ही हमें बृहत स्नानागार मिला है। बृहत स्नानागार का मतलब जो स्नान करने का एक सार्वजनिक स्थान था, वह सबसे बड़ा स्थल मिला है हमें मोहनजोदाड़ो से। इसी मोहनजोदाड़ो से हमारे लिए एक सभागार का साक्ष्य भी मिला है। सभागार का मतलब जहाँ पर राजा बैठता होगा और उस राजा के साथ उनकी जनता या फिर उनके मंत्रियों को बैठकर एक सभा लगाई जाती थी, वह एक सभागार बना हुआ वहाँ पर हमें या उसका साक्ष्य मिला है। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से ही हमारे लिए पुरोहित का साक्ष्य भी, पुरोहित के आवास का भी साक्ष्य मिला है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में भी पूजा स्थलों की भी काफ़ी चर्चाएं थी। यहाँ पर कर्मकांड भी हमें देखने को मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब पुरोहित होगा तो पुरोहित क्या कुछ तो पूजा पाठ करता ही होगा, इसलिए पुरोहित का साक्ष्य मिला है या उनके हमें पुरोहित के आवास मिले हैं। और पुरोहित भी मिला है, पुरोहित या पंडित का भी साक्ष्य हमें यहीं से मिला है, मोहनजोदाड़ो से। जैसे देखते हैं, हमने यहाँ पर आपको नोट कर रखा है कि सबसे बड़ी और चौड़ी ईंटों का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से मिलता है। सर्वाधिक कुआं का साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिलता है? मोहनजोदाड़ो से मिलता है। बृहत स्नानागार जो था, इसका भी साक्ष्य हमारे लिए मोहनजोदाड़ो से मिलता है। और यह बृहत स्नानागार आपका इस तरीके से बना हुआ था और इसकी जो सीढ़ियां थी वो क्या थी? नॉर्थ से साउथ के लिए बनी हुई थी। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ बनी हुई थी। मतलब जो ये बृहत स्नानागार था, यहाँ इस सीढ़ियों का उतरने का जो क्रम था वो क्या था? उत्तर से दक्षिण की तरफ। आप ऐसे समझ सकते हो कि उत्तर में क्या है? पहाड़ी पहाड़ है। जब भी हम कभी नॉर्थ जाते हैं तो हमको ऊपर जाना पड़ता है और साउथ जाते हैं तो हमें नीचे आना पड़ता है। तो जब भी कभी हम किसी
कुंड में जाएंगे या फिर कहीं तालाब में जाएंगे तो हमको भी क्या है, ऊपर से नीचे जाने पड़ेगा। तो नीचे को हम क्या ध्यान देते हैं, यहाँ पर आपका साउथ यानी कि दक्षिण। ठीक है, तो अगर आपसे ये बात क्वेश्चन में बहुत बार पूछी गई है कि मोहनजोदाड़ो से जो हमें बृहद स्नानागार मिला है, इस बृहद स्नानागार में जो सीढ़ियों का क्रम है वो किस साइड से किधर है, यानी कि कहाँ से कहाँ है। तो आपको याद रखना है कहाँ से कहाँ है, उत्तर से दक्षिण की ओर है। दूसरा यहाँ से एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी आता है कि इसमें जो फर्श थी, क्या थी, यहाँ की जो फर्श है, ये फर्श आपकी जिप्सम और बिटुमिनस की है, बिटुमिनस की। ठीक है, और इसी बृहद स्नानागार में जो नाली बनी हुई है वो आपकी कहाँ बनी है, तो ये आपका क्या हो गया, वेस्ट हो गया, और ये वेस्ट और साउथ। तो उत्तर, दक्षिण और पश्चिम की ओर आपको यहाँ पर एक नाली का निकास दिया गया, यानी कि बृहद स्नानागार का जो निकास है वो पश्चिम और दक्षिण के बीच में एक साइड से दिया गया है। ठीक है, और यहाँ से हमें एक सभागार का भी साक्ष्य मिलता है। कहाँ से मिलता है, मोहनजोदाड़ो से सभागार का साक्ष्य मिलता है। और यह जो आपका सभागार था, यह सभागार आपका 27 × 27 मीटर का था, यानी कि इसकी जो चौड़ाई और लंबाई थी वह बराबर थी, 27 मीटर × 27 मीटर है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले हमें किसी वर्गाकार इमारत का जो साक्ष्य मिलता है वो कहाँ से मिलता है, एक मोहनजोदाड़ो से मिलता है। अच्छा, यहाँ से एक चीज तो हमको कंफर्म हो ही जा रही है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो क्या थे, मापक प्रणाली को जानते थे। अगर इस मापक प्रणाली को नहीं जानते होते तो वे किसी इमारत को इतना सटीक कैसे बना सकते थे, या उसकी 27 × 27 में जो वर्गाकार आकृति का इन्होंने सभागार बनाया है ये कैसे बना लिया। तो कहीं ना कहीं इनको क्या है, मापन प्रणाली का ज्ञान था, और हमको आगे चल के मापन प्रणाली को के साक्ष्य भी मिल जाते हैं, कहीं पर पैमाना मिल जाता है, कहीं पर और भी चीजें मिलती हैं, तो वहां से प्रमाण भी हो जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग मापन प्रणाली को जानते थे। हालांकि ये बात अलग है कि उनके मापन का जो प्रणाली होगी वो क्या है, अलग तरीके से हो सकती है, उनका अपना अलग यूनिट हो सकता है। जैसे आज हम नॉर्मली जिसको मानते हैं तो वो मीटर में ले लेते हैं, हो सकता है उनका अपना फीट में हो, वहां से ये मापन प्रणाली भी निकल के आपको मिलती है सिंधु सभ्यता से। ठीक है, तो अभी हमें क्या याद रखना है कि सिंधु सभ्यता से सबसे बड़ी और सबसे चौड़ी ईंटों का साक्ष्य मिला है, और यहाँ से हमको सर्वाधिक कुआं का भी साक्ष्य मिलता है। दूसरा आपको के तीसरा याद रखना है कि मोहनजोदाड़ो से बृहद स्नानागार का भी साक्ष्य मिला है, और इस बृहद स्नानागार में हमें और एक याद रखना है कि इसके सीढ़ियों का जो क्रम है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है। ठीक है, और इसके फर्श की अगर कभी बात की जाए तो वो क्या है, जिप्सम और बिटुमिनस की है, जो कि एक आध बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आराम से इसको लगा सकते हैं। दूसरा हमको क्या देखना है कि पुरोहित का आवास भी हमें कहां से मिलता है, तो मोहनजोदाड़ो से मिलता है। ठीक है, कांसे की नर्तकी का साक्ष्य भी हमें यहीं से मिलता है। सबसे चौड़ी ईंटों का भी साक्ष्य कहां से मिलता है, सड़कों का हमें साक्ष्य कहां से मिलता है, सबसे चौड़ी सड़कों का जो साक्ष्य मिलता है वो मोहनजोदाड़ो से मिलता है। अच्छा, इन सभी सड़कों की बात क्या है, जैसे देखो ये एक नगरीय व्यवस्था थी, सिंधु सभ्यता एक नगरीय व्यवस्था थी, तो इसमें अधिकतर क्या थे, नगर बसाए हुए थे, शहर बसाए हुए थे। तो अलग अलग शहर थे, हर एक नगर के अलग, हर नगर को एक अलग शहर कहा जाता था। तो उन सभी शहरों में अगर हम औसतन देखें, जितने भी शहर हमने सिंधु सभ्यता में देखे हैं उन सभी शहरों में अगर हम औसतन देखें तो मोहनजोदाड़ो है, जो मोहनजोदाड़ो है उसकी सड़कों का
जो चौड़ाई है वो सबसे ज्यादा मानी जाती है। वैसे औसतन 6 से 10 मीटर ली जाती है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको 10 मीटर गिवन ही होगा, क्या गिवन होगा आपको 10 मीटर या 33 फीट, मैं एफ लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, कम जगह है, तो ज्यादातर आपको अगर मिलेगा तो आपसे ये पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता में जो मोहनजोदाड़ो मिला है या फिर मोहनजोदाड़ो नगर में सड़कों की जो चौड़ाई थी वो कितनी थी, तो वो 10 मीटर थी, अधिकतम 10 मीटर और मिनिमम 6 मीटर थी, जो कि मैंने यहाँ पर नोट नहीं कर रखी है क्योंकि वो कभी नहीं पूछा जाता और कभी रेयर केस में पूछ भी लिया तो आप इतना नोट कर लेना अपनी कॉपी पर, क्या कि जो मोहनजोदाड़ो है उसमें सड़कों की जो चौड़ाई थी वो औसतन 6 से 10 मीटर थी, या फीट में पूछा जाए तो मैक्सिमम 33 फीट थी। मोहनजोदाड़ो से ही हमें मलेरिया रोग का भी साक्ष्य मिलता है। क्या मिलता है? मलेरिया रोग का भी साक्ष्य मिलता है। तो हमें यहां से मलेरिया रोग का भी साक्ष्य मिलता है। ध्यान रखना है, मलेरिया रोग का साक्ष्य कहां से मिलता है? मोहनजोदाड़ो से। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हड़प्पा स्थल से हमें किस रोग का साक्ष्य मिलता था, तो वहां से हमें क्या साक्ष्य मिला था? गठिया रोग का। तो आप इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, बिल्कुल मिसमैच है। हड़प्पा से हमें क्या मिला है? गठिया रोग मिला है। हड़प्पा से गठिया रोग का साक्ष्य मिला है और मोहनजोदाड़ो से हमें मलेरिया, माँ से मोहनजोदाड़ो और माँ से ही मलेरिया। तो मामा याद रख लो आप अगर अपना याद करना चाहते हो, या एम भी याद कर सकते हो, वो जैसा आपको सुटेबल लगे। क्या? मोहनजोदाड़ो से मलेरिया रोग का साक्ष्य मिला है, जो कि बार बार पूछा गया है। अब बात करते हैं आगे, पुरोहित आवास का साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से, और पुरोहित की मूर्ति का भी साक्ष्य हमें मोहनजोदाड़ो से मिला है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्या? कि मोहनजोदाड़ो से ही हमें मानव कंकाल के साथ बकरे का भी कंकाल मिला है। अभी तक तो हमने बोला था मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला बोलते हैं, ठीक था कि भाई यहाँ पर लोगों के कंकाल मिले हैं तो हमने इसको, लोगों के कंकालों के ढेर मिले हैं तो हमने इसको एक मृतकों का टीला नाम दे दिया, जिसको सिंधी भाषा में हम मोहनजोदाड़ो कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपकी यह निकल कर आती है, क्या? कि मोहनजोदाड़ो से मानव कंकाल के साथ बकरे का भी कंकाल मिला है। तो यहाँ से निश्चित तौर पे हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं, क्या? कि हो सकता है सिंधु सभ्यता में बलि प्रथा प्रचलित थी। क्यों? क्योंकि जहां पर मानव कंकाल मिला है उसी मानव कंकाल के साथ बकरे का भी कंकाल मिलता है, तो हो सकता है कि बकरे की बलि भी उसके साथ दी गई हो, या और भी आप अपने अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन ये प्रतीत होता है कि सिंधु सभ्यता में बलि प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको आप याद रखिएगा कि वह कौन सा स्थल है जहां पर मानव कंकाल के साथ, वह कौन सा स्थल है जहां पर मानव कंकाल के साथ बकरे का भी कंकाल मिलता है? तो क्या है आपका? मोहनजोदाड़ो। आगे चल के आपको और भी लोगों, कुत्तों की हड्डियों के साक्ष्य में मिलेंगे, यानी कि कुत्तों के कंकाल मिलेंगे मानव के साथ। लेकिन बकरे का कंकाल अगर पूछा जाता है, सिर्फ एक ही स्थल है आपका, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। दूसरा, नाव की आकार की मोहरें जो मिली हैं, नाव की आकार की जो मोहर मिली है वो हमें कहां से मिली है? मोहनजोदाड़ो से मिली है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि सर्वाधिक मोहरों का साक्ष्य हमें अगर नाव के आकार की मिलती है, सर्वाधिक नाव के आकार की जो मोहरों का साक्ष्य मिलता है। अब बात मैं कर रहा हूं नाव की आकार की, ना कि सर्वाधिक मोहरों, वो अलग क्वेश्चन हो जाएगा। हम बात क्या कर रहे हैं? सर्वाधिक मोहरों का साक्ष्य मिला है, वो भी किस आकार की? तो नाव के आकार की। ठीक है, और आपने मोहनजोदाड़ो एक मूवी देखी होगी, उसमें वैसी नाव का बहुत ज्यादा क्या दिखाया जाता है? एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, जब बाढ़ आती है तो ऋतिक रोशन नदी में नाव डाल के निकल के जाता है। तो वहां से आप याद रखिएगा कि मोहनजोदाड़ो में नाव के आकार की मोहरों का भी साक्ष्य मिलता है। ध्यान रखना है हमें। क्या? अब आगे आते हैं, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
पशुपति की मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिलता है हमें? मोहनजोदाड़ो से मिलता है। पशुपति की मूर्ति का साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिलता है? मोहनजोदाड़ो से मिलता है। और यह जो पशुपति थे, ये जो पशुपति थे, इनके राइट हैंड पर, इनके राइट में आपको हाथी और चीता मिलेगा, चीता अंकित है। और लेफ्ट में भैंसा और गैंडा अंकित है, गैंडा अंकित है। और नीचे 2 हिरण। तो आपसे बहुत बार ये बात क्वेश्चन में पूछ चुका है, क्या आपको मैंने इसी लो बॉक्स में बंद कर दिया कि पशुपति की मूर्ति का साक्ष्य कहां से मिलता है? मोहनजोदाड़ो से। लेकिन पशुपति की मूर्ति के राइट हैंड में क्या है? तो राइट हैंड हमारा क्या होता है? ज्यादा मजबूत होता है। तो राइट हैंड से हमको क्या याद रखना है कि हाथी भी क्या होता है? एक बलशाली होता है। और चीता भी क्या होता है? ज्यादा बलशाली होता है। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे राइट हैंड हमारा वैसे भी क्या होता है? नॉर्मली राइट हैंड जो होगा लेफ्ट हैंड से ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है, ज्यादा काम कर लेता है ना, क्योंकि ये हमारे यूजुअल होता है। तो हमें राइट हैंड से ध्यान रखना है कि पशुपति के राइट हैंड में जो है वो चीता और हाथी का अंकन है। और इसके लेफ्ट हैंड पर, लेफ्ट हैंड हमारा कमजोर है, जो कि कमजोर है, तो कमजोर किसको अंकित कर लेगा? तो आप याद रखो गैंडा और भैंसे को। ठीक है, और इसके नीचे क्या है? 2 हिरण का अंकन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बार बार पूछ लेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे। हमारे मोहनजोदाड़ो स्थल से ही हमें स्वास्तिक चिन्ह का भी साक्ष्य मिलता है। आपसे पूछता है कि वह कौन सा स्थल है, सिंधु सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहां से स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य मिलता है? तो वो कोई और नहीं, क्या है हमारा? मोहनजोदाड़ो। ठीक है, यह आपके क्या रहे? इस स्थल की बहुत सारी विशेषताएं या इसके साक्ष्य, इनसे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आपसे कुछ पूछा भी जाएगा। एक आध साक्ष्य छूट गया हो तो उसके लिए माफ करिएगा। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। क्या? मोहनजोदाड़ो से हमें सबसे बड़ी और सबसे चौड़ी ईंटों का भी साक्ष्य मिला है, जो कि मैंने ऊपर आपको नोट कर रखा है। फिर आपसे पूछेगा कि अगर वह कौन सा स्थल है जहां से हमें सर्वाधिक कुआं का साक्ष्य मिलता है? तो सर्वाधिक कुआं का साक्ष्य भी कहां से मिलता है हमें? मोहनजोदाड़ो से। अगर आपसे पूछा है बृहद स्नानागार का साक्ष्य कहां से मिलता है? तो वो मोहनजोदाड़ो से मिलता है। सर्वाधिक कुओं का साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से, बृहद स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से। और उस बृहद स्नानागार में पूछा जाए आपसे कि इसकी सीढ़ियों का जो क्रम है वो किधर से किधर है, तो क्या बताओगे आप? उत्तर से दक्षिण की ओर या ऊपर से नीचे। तो आप ध्यान रखोगे ऊपर क्या है आपका नॉर्थ और नीचे क्या रहता है? दक्षिण। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की ओर ध्यान रखना है कि नॉर्थ टू साउथ जाना है। ठीक है, सीढ़ियों का क्रम बहुत बार पूछा गया है। अगर आपसे पूछता है कि यह आपका जो स्नानागार है इसकी फर्श किससे बनी थी, तो आप ध्यान रखना क्या है? बिटुमिनस और जिप्सम से ये बनाएगी, पक्की बनाया गया। ठीक है, फिर सभागार, सभागार का भी साक्ष्य हमको कहां से मिलता है? मोहनजोदाड़ो से मिलता है। सभागार जो भी था उसका अगर आपसे रेशियो पूछता है तो किस में है? रेशियो नहीं, अगर आपसे पूछता है उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, तो 27x27 मीटर है, जो कि एक एग्जैक्ट वर्गाकार आकार में है। तो यही से क्वेश्चन ये निकल के आ जा रहा है कि वह कौन सा स्थल है जो वर्गाकार आकृति में है, तो क्या है? सभागार। अब यही क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ ले कि मोहनजोदाड़ो में या वह कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल है जहां से हमें वर्गाकार आकृति का साक्ष्य मिलता है, तो वो क्या है? सभागार। कहां से मिलता है? तो मोहनजोदाड़ो से मिलता है। हमें पुरोहित आवास का भी साक्ष्य इसी स्थल से मिलता है। कांसे की नर्तकी का साक्ष्य भी यहीं से मिलता है। और सबसे चौड़ी सड़कें भी हमको मोहनजोदाड़ो से मिलती हैं। और इन सड़कों की अगर आपसे चौड़ाई की बात करता है तो वो क्या है? 6 to 10 मीटर है। 6 से 10 मीटर है। आपसे मोस्टली 10 मीटर ऑप्शन दे रखा होगा
और अगर आपसे फीट में पूछता है तो वो 33 फीट में है। ठीक है, इस तरह से हमें मलेरिया रोग का भी साक्ष्य मिलता है मोहनजोदाड़ो से। अब मलेरिया एक रोग है, मलेरिया क्या है, एक रोग है। तो इसी रोग के थ्रू आप याद रखो कि जब रोग होता है तो उसको किसी न किसी चिन्ह से हम दर्शा देंगे। तो यहीं से हमको क्या मिल गया है, स्वास्तिक चिन्ह का भी साक्ष्य मिल गया है। और जब पुरोहित आवास है, यहीं से रिलेट करो, अगर भाई किसी का घर है तो वो उसमें रहेगा। जब पुरोहित का आवास मिल रहा है तो पुरोहित का साक्ष्य मिल रहा तो जाहिर हो गया। तो हमें पुरोहित का आवास जब मिल गया तो पुरोहित की मूर्ति का भी साक्ष्य हमें कहां से मिल गया, मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्या मानव कंकाल के साथ बकरे का कंकाल का साक्ष्य हमें कहां से मिलता है, मोहनजोदाड़ो से। और नाव के आकार की मुहर का भी साक्ष्य हमें कहां से मिलता है, मोहनजोदाड़ो से। जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कशन में बताया कि मोहनजोदाड़ो से जो नाव की आकृति की मोहरें मिली हैं वो सर्वाधिक मिली हैं। ठीक है, तो नाव से याद रखो कि हमने एक मूवी देखी थी मोहनजोदाड़ो, जिसमें नाव का दिखाया जाता है लास्ट में मोहनजोदाड़ो में। तो वो नाव से याद रखो इनकी मुहरों को। ठीक है, नाव के आकार की मुहर का साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से। पशुपति की मूर्ति का साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से मिला है। लेकिन पशुपति में जो मूर्ति का साक्ष्य मिला है उसमें हमसे कभी कभी पूछ लेता है कि इसके लेफ्ट में कौन कौन से जानवर हैं और इसके राइट में कौन कौन से जानवर हैं और इसके नीचे कौन कौन से जानवर हैं। तो आप एक छोटी सी ट्रिक से या फिर एक जनरल भाषा में याद कर सकते हो कि हमारा राइट हैंड जो है ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो स्ट्रांग वाले जानवर को एक साथ कर दो, जैसे हाथी और चीता, वो राइट हैंड में हो गया। और ये हमारा हाथ वीक होता है कंपेयर टू दी राइट हैंड, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो वीक जानवर होगा, जैसे आपका क्या हो गया, आपका भैंसा और गैंडा हमारा लेफ्ट हैंड में आ जाएगा और हिरण कहाँ जाएंगे, आपके नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अंकन आपका पशुपति की मूर्ति में मिलता है। ठीक है, आप हमारे इस YouTube चैनल एसएससी सत्या को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हम आपके सहयोग के आकांक्षी हैं, आपका सपोर्ट ही हमें मनोबल देगा। और हम आपको क्रम वाइज क्रम हिस्ट्री की सारी वीडियो को एक शॉर्ट नोट्स के थ्रू पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी हम हड़प्पा स्थल के क्रम बाय क्रम वीडियो चलाएंगे। इस नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी वो चंद्रगुप्त और कालीबंगा को मिलाकर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हम कुछ लाइनों के साथ आपसे हम विदा लेने चाहेंगे, जैसे बेवजह दिल में ना बोझ भारी रखिए, बेवजह दिल में ना बोझ भारी रखिए, जिंदगी एक जंग है, जिंदगी एक जंग है, इसे जारी रखिए। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।